बस, 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 बस। अब ये प्राइम बुक वाला रास्ता ले लीजिए। ट्रैफिक लाइट पर बाएँ, अगली ट्रैफिक लाइट पर दाएँ और इसी सड़क पर सीधे चलते जाओ जब तक कि उनकी व्यस्तता देखकर वह रास्ता बताते-बताते रुक गई। वह बड़ी एकाग्रता से स्टीयरिंग संभालते थे। यूं तो वह अब स्थानीय सड़क पर ही थे और वक्त था दोपहर 2 बजे का। ट्रैफिक ज्यादा ही लगता था और वह भी तेज गति से ही चलता हुआ। लेन एक ही थी और वह भी तंग सी। विपरीत दिशा से भी उतनी ही तेजी से कारें, ट्रक सभी सिर पर चढ़े आते लग रहे थे। गाड़ी चलाने में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। अचानक एक हिरन विपरीत दिशा से आते एक छोटे ट्रक से टकराया। एक भारी भूरी गेंद की तरह उछला, ठीक उनकी कार के दाएं बम्पर से दोबारा टकराया और फिर घास की पट्टी पर गिर गया। हवा में उठी उसकी टांगों में कंपन हुआ और वह सड़क के किनारे लगी घास और झाड़ियों के बीच लुढ़क गया। वह कार में आगे दाईं ओर पैसेंजर सीट पर ही बैठी थी। हिरन ठीक उसके आगे ही गिरा था। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उसकी चीख थरथराकर कांपती सी आवाज में फिसल गई। ब्रेक लगाने का अवसर ही नहीं मिला। उसने डरते हुए साइड मिरर से देखा। हिरन में कोई गति नहीं हो रही थी। खून भी उसे कहीं नहीं दिखा। उसने गहरी सांस ली, मन ही मन प्रार्थना की, प्लीज प्रभु, यह अब तड़पे नहीं। जरा सा आगे चलकर खुली जगह देख उन्होंने कार अंदर मोड़कर रोक ली। वह वहीं अंदर बैठी रही। वह कार का निरीक्षण करने लगे। नंबर प्लेट का दाईं ओर का हिस्सा धक्के से अंदर धंस गया और हेडलाइट में दरार पड़ गई थी। सफेद सलेटी कार पर हिरन के भूरे पीले बालों की परत चिपक गई। वह उंगली से छूकर कुछ देखने लगे तो वह चिल्लाई, छूना मत। उन्होंने माथे पर त्योरियां डालकर उसकी तरफ सिर्फ देखा, कहा कुछ नहीं। वह झेप गई, शायद आवाज ज्यादा ही ऊंची निकल गई थी। वो वो मेरा मतलब था कि जंगली हिरन के शरीर में टिक्स होते हैं ना, भयानक लाइम की बीमारी हो सकती है उससे। वह कार के सामने झुककर मुआयना करने लगे, नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए। वह शायद किसी के घर का ड्राइववे था। 3 लोग बाहर निकल आए। उनके तेवरों से वे समझ गए कि उन्हें इस तरह उनके कार रोके जाने पर आपत्ति थी। अब हमारी कार से अभी-अभी एक हिरन टकरा गया है, इसलिए जरा रुक कर देख रहे हैं। बस चलते हैं। उन्होंने माफी सी मांगते हुए अंग्रेजी में कहा। दोबारा कार में बैठते ही उन्होंने एक सवाल यूं ही उछाला, क्या तुम सोचते हो कि हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए? मालूम नहीं। वैसे अगर किसी आदमी को चोट लग जाए तो सूचना ना देना अपराध माना जाता है। अब यहाँ सड़कों पर इतने जानवर मरे हुए पाए जाते हैं, तुम समझते हो कि इन सब की रिपोर्ट होती होगी? मेरा कह नहीं सकता। पहली बार इस नई जगह पर आए थे और देरी होने के विचार से थोड़ा तनाव बढ़ रहा था। वह सड़क पर डॉक्टर ली के नाम का बोर्ड ढूंढने लगे। उसके कंधे में बहुत दिनों से दर्द चल रहा था। दवा तेज थी और कोई खास फायदा भी नहीं हुआ। थेरेपी भी करवा कर देख ली, बस आराम आ ही नहीं रहा था। कुछ मित्रों ने सुझाव दिया, डॉक्टर ली का। चीनी आदमी है, नया नया अमेरिका में आया है, अंग्रेजी नहीं बोल पाता पर पुरानी चीनी विद्या टुइना थेरेपी से मालिश करता है।
ऊर्जा के प्रवाह को नियमित कर ज्यादातर बीमारियां ठीक कर देता है। आज वही 3 बजे डॉक्टर ली से मिलना था। मेज पर पेट के बल लेटकर मेज पर पेट के बल लेटकर चेहरा उसने एक बड़े से गोल छेद के ऊपर रख लिया, सांस लेने के लिए। पाप हो गया, हत्या हो गई। हिरन को भी एक बार ट्रक से टकराकर फिर दूसरी बार उन्हीं की कार से टकराना था क्या? ठीक उसी के चेहरे के सामने। रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर ली को इतनी अंग्रेजी आती लगती थी। वह उसके कंधे पर मालिश करके गांठें ढूंढने लगा। एक जगह उसने गांठ पकड़ ली, अंगूठे और हथेली के पूरे दबाव से मसल दिया। वह दर्द से बिलबिलाई। ओल्ड। डॉक्टर ली ने सफाई दी। पास में उसके पति बैठे थे, चुपचाप देखते हुए, कुछ और ही सोचते हुए। तुम्हारी पुरानी सोचने की आदत ने जो गांठें डाल दी हैं, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहा है। यह कोई मजाक नहीं। वह फिर दर्द से हिली। डॉक्टर ली ने शायद अपना पूरा वजन ही उसके हाथों पर डालकर उसके कंधों को दबा दिया। अगर हिरण बम्पर से ना टकराकर उनके हुड पर ही गिरता तो? अगर उसी के ऊपर आकर हिरण गिर जाता तो कितना वजन होता? उसकी बोझ से सांस घुटने लगी। डॉक्टर ली ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ओके। और फिर उसके पति से बोला, शी नो रिलैक्स। आई नो। जवाब सुनकर भी वह पहली बार नहीं चिढ़ी। वापसी में उन्होंने पूछा, कैसी रही मालिश? बदन तो कुछ हल्का हो गया है, पर उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। शुक्र करो कि कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ? अरे मतलब बच गए। कहाँ बच पाया? जानती हो, अगर हिरन विंडशील्ड पर पड़ता तो वह टूटकर हमारे ऊपर पड़ते, तो इस वक्त हम अस्पताल में होते। हमें शायद हिरन को भी अस्पताल ले जाना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दिन दहाड़े इतनी दौड़ती सड़क पर वह तीर की तरह छूटकर क्यों आया होगा? क्योंकि हिरण बेवकूफ होते हैं। वह खींच रहे थे। शायद भूखा होगा, उसने सोचा। नई गाड़ी है, पिछले साल ही तो ली है। एक्सीडेंट हो गया। नुकसान तो हुआ ही है ना। पता नहीं इंश्योरेंस कंपनी कितनी भरपाई करती है और कितना अपनी जेब से देना पड़ेगा। ब्रेक तक लगाने का मौका नहीं था। बेवकूफ कहीं का। उसे लगा कि सोच के साथ साथ उनकी खीज भी बढ़ रही थी। भूख भी तो लगी होगी। उसे ध्यान आया, मालिश करवानी थी ना, एक ग्लास स्मूदी पीकर ही चली थी वह। मुझे नहीं पीनी वह फलों वाली लस्सी, कहकर उन्होंने तो वह भी नहीं ली थी। तुम चिंता मत करो, घर पहुंचकर पहले खाना खाते हैं, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है, उसने सुझाव दिया। नहीं नहीं, पहले ऑटो बॉडी शॉप चलकर कार दिखानी होगी। क्या पता कार इस हालत में चलानी भी चाहिए या नहीं। आप मुझे फिर से टेंशन दे रहे हैं। सारी की कराई मालिश का असर हवा हो जाएगा। वह वाकई तनावग्रस्त होती जा रही थी। कुछ कुछ सुनाई देता है? अब जरा जरा ध्यान से सुनो। वह भी तनाव में थे। कार जहां भी लाल बत्ती पर रुककर फिर चलती तो खटाक की आवाज होती।
ठीक उसके नीचे वाले पहिए की तरफ। अ, अच्छा चलो पहले बॉडी शॉप ही चलो। वह चुप करके बैठ गई। बॉडी शॉप वाले ने घूम फिर कर हुड खोला, ऊपर नीचे झांक कर अच्छी तरह से मुआयना किया। यह लोग करेंगे क्या? उसने पति से अपनी भाषा में पूछा। करना क्या है, नुकसान हुए हिस्से को फेंक देंगे, नया हिस्सा मंगवा कर लगा देंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कुछ हुआ भी था या नहीं। पति उस आदमी के साथ अंदर दफ्तर में लिखत पढ़त करने चले गए। वह खिड़की नीचे करके वहीं बैठी रही। उस बुझे से दफ्तर के बाईं ओर टायरों के ढेर लगे थे और दाईं ओर कारों के टूटे जले या जंग खाए मुड़े तुड़े हिस्से थे। कोई दरवाजा, कोई हुड या कोई बम्पर बड़ी बेतरतीबी से फेंके गए थे। पता नहीं कहां से दिमाग में एक ख्याल आया। भगवान राम जब दंडक वन से गुजर रहे होंगे तो यूं ही राक्षसों द्वारा मारे गए ऋषि मुनियों के अस्थि समूह के ढेर देखे होंगे। उसने मुंह फेर लिया। अब उस आदमी ने उसकी खिड़की के नीचे झुककर लोहे का कोई पुर्जा बाहर घसीटा और उसके पति के हाथ में पकड़ा दिया। धक्के से अलग हो गया था, यही आवाज कर रहा था। वैसे गाड़ी घर ले जा सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो। पति के माथे पर गहरे बल थे। फिर से बैठे और कार चला दी। क्या कहता है? उसने कोमलता से पूछा। अभी तो यूं ही अंदाजे से खर्च बताया है, $2000 का। $2000 इसके? उसने अविश्वास से कहा। घर चलकर इंश्योरेंस कंपनी को फोन करता हूँ। देखो, कॉलेजन तो सिर्फ $1000 का ही है, बाकी 1000 जेब से देना पड़ेगा। ऊपर से बीमे की दर पता नहीं कितनी और बढ़ जाएगी। बैठे बैठाए चूना लग गया। वह अभी भी उधेड़ बुन में लगे थे। गाड़ी गैराज के अंदर ले जा रहे थे तो उसने टोका। अब गाड़ी बाहर ही रहने दो, आज अंदर मत ले जाना। क्यों? वह असमंजस में थे। अब बस कहा ना। गाड़ी रुकते ही वह घर के अंदर भागी। जल्दी से नहाकर कपड़े बदल नीचे आई। वह भोजन की प्रतीक्षा में मेज पर बैठे थे, कागज के आंकड़ों में उलझे हुए। आप भी जल्दी से नहा लीजिए प्लीज, उसने कहा। इस वक्त? अब वह हिरण मर गया था ना, उसने धीमी आवाज में आंखें नीची करते हुए कहा। अरे मैंने हाथ मुंह धो लिया है, खाना देना हो तो दो। लगा उन्हें गुस्सा आना शुरू हो गया था। उसने चुपचाप कल का बचा खाना माइक्रोवेव में गर्म करने रख दिया। पीटा ब्रेड टोस्टर ओवन में डालकर वह जल्दी से ऊपर आ गई। मंदिर में जोत जला दी। प्रभु, उस हिरन की आत्मा को शांति देना। वह फोन में व्यस्त थे, बात करते हुए सब सूचनाएं नोट करते जा रहे थे। फिर दूसरा और फिर तीसरा फोन। आखिर वह क्लांत से आकर उसके पास बैठ गए। उसे उन पर करुणा सी आई। सारे झंझटों से निपटना तो मर्दों को ही होता है ना। चाय बनाऊं? उसने उनका चेहरा पढ़ते हुए पूछा। उन्होंने हामी में सिर हिलाया। वह हिरन भी शायद कुछ ना मिलने पर जंगल के इस पार जान की जोखिम उठाकर आबादी में घुसने निकल पड़ा होगा। नहीं तो हिरणों का झुंड रात को ही कुछ खाने को निकलता है। खबरों में था कि न्यू जर्सी के हिरणों की आबादी बहुत बढ़ गई है। अ, तो
आबादी बढ़ जाए तो क्या जान की कीमत कम हो जाती है? वह बैठ गई। किसे झुठला रही है? यहाँ एक भी आदमी मर जाए तो कितना हल्ला होता है, और वहां बाकी दुनिया में रोज कितने लोग मरते हैं। आंकड़े, नंबर्स, बस। जिसका वह एक नंबर होता है, कभी उसकी देह में जीकर पता नहीं क्यों वह उखड़ती जा रही थी। क्या तुम जानना चाहती हो कि मेरी इंश्योरेंस वालों से क्या बात हुई? वह सुनने के लिए बैठ गई। किस्मत से ये जो एक्सीडेंट हुआ है, कोलोजन की श्रेणी में नहीं आती। क्योंकि इसमें किसी की गलती नहीं थी। कॉम्प्रिहेंसिव का वर्ग है इसका, जिसमें तुम्हारी गलती ना हो फिर भी नुकसान हो जाए। अ, तो अरे तो इंश्योरेंस की दर नहीं बढ़ेगी यार। $1,000 हमें अपनी जेब से देने पड़ेंगे, बाकी की रकम हमारी इंश्योरेंस भर देगी। हिरन के शव का क्या होगा, वह पूछ ही नहीं पाई। ऑटो बॉडी शॉप वाले से बात कर ली है। कल तुम्हें जल्दी उठकर मेरे साथ चलना होगा। मेरी गाड़ी ठीक होने के लिए छोड़ आएंगे, और वापसी में तुम्हारी गाड़ी से दोनों लौट आएंगे। ठीक है? अच्छा, कहकर वह उठ गई। सिर में दर्द तेज हो गया, जी मतलाने लगा। पहले भी एक बार उसने हाईवे पर किसी जीप के आगे बंधे मृत हिरण को देखा था। कोई निर्दोष जानवर का शिकार कर तगमे की तरह उसे अपनी जीप के आगे बांध सारी दुनिया को दिखाते हुए भागा जा रहा था। एक झलक ही मिली थी उसे हिरण की लटकी हुई गर्दन की। हिरण उसकी चेतना पर टंगा रह गया, और आज यह सब कुछ अनजाने में ही हो गया। वह अभी तक कुछ कुछ सकते में थी, एकदम अचानक, इतने अचानक। क्या ऐसे ही होता है सब कुछ? ऐसे ही एक क्षण कोई दौड़ता हुआ प्राणी, और दूसरे ही पल किनारे पड़ी लाश। ऐसे ही क्या मुकेश भी दौड़कर सड़क पार करने लगा होगा? तेज आती बस ने उसे ऊपर उठाकर नीचे पटका होगा, और फिर वह घबराकर खड़ी हो गई। ढेर सारे पानी के साथ उसने 2 गोलियां निगली। उसे कुछ नहीं सोचना है इस बारे में। यह बात तो उसने चेतना के बहुत गहरे गर्त में धकेल दी थी। आज उभर कैसे आई? हिरण की आंखें नहीं दिखी। मुकेश की आंखों जैसी गहरी काली होंगी। सिर कुचल गया था उसका, बड़ी भाभी ने बताया। नहीं जानना है उसे, वह चीख कर बाहर भागी थी। कोई उससे मुकेश की मौत के बारे में बात ना करे। पति ने उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही उसके घर वालों को आगाह कर दिया था। उस दिन भी तो वह सो ही रही थी। पति उसके सिरहाने आकर बैठ गए। अभी जागती दुनिया में लौटी नहीं थी। मुकेश की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वह उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसके उससे भी छोटे भाई की अचानक, जैसे वह उनकी बात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। एक्सीडेंट, उन्होंने कहा। वह सुन्न सी बैठी रही। मां तो नहीं रही, पर बाबूजी। मैं दिल्ली जाऊंगी। उसने उठने की कोशिश की। क्या करोगी जाकर? अब तक तो उसकी बॉडी भी। उसने पति के मुंह पर कसकर हाथ रख दिया। मत कहो मेरे भाई को बॉडी। लगा जैसे खून का हर कतरा चीखे मारने लगा है। फूट फूट कर रो पड़ी।
फिर शांत हो गई। पेट में बहुत जोर से ऐंठन होने लगी। फिर सिर में भयानक दर्द। दर्द असहनीय था। अस्पताल में दर्द को कम करने वाला इंजेक्शन दिया गया। ऐसा सदमे से हो जाता है, इस बारे में कोई ज्यादा बात ना करे, वगैरह वगैरह। वह खुद भी बात नहीं करती। शरीर की भयानक पीड़ा उसे मानसिक पीड़ा से बरगलाकर दूसरी ओर ले गई थी। वह उखड़ी उखड़ी सी रात के खाने की तैयारी करने लगी। सब्जी काटते हुए पूछा, हिरन हिरन शाकाहारी होते हैं ना? तुम अभी तक उसके बारे में सोच रही हो? अ, आप क्या सोच रहे हैं? यार, मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि इंश्योरेंस की दर नहीं बढ़ेगी। ये जो 1,000 की चोट लगी है, इसकी छुट्टियां मना सकते थे। उसने उन्हें कातरता से देखा। कुछ भी कह नहीं पाई। बस जैसे सब संतुलन गड़बड़ा गया हो। उन्हें खाना खिलाकर वह सोने चल दी। थक गई है। करवटें बदलती रही। मन इतना अशांत क्यों? आंखें बंद कर मंत्र बुदबुदाती रही। ध्यान कहीं नहीं लगता। एक धुंध में लिपटी सड़क है। दिल्ली वाले उसके घर के बिल्कुल सामने वाली। हल्का सा अंधेरा है और सड़क सुनसान। अचानक जैसे किसी के इशारे पर दोनों ओर की सड़कों पर कारों, स्कूटरों और बसों का भारी रेला दौड़ने लगता है। दोनों सड़कों के बीच एक छोटी सी पटरी है और उस पटरी पर ट्रैफिक सिग्नल। एक बस तेजी से दौड़ती हुई आती है। तरकश से छूटे तीर की तरह मुकेश उससे टकराता है। उसका शरीर थोड़ा सा हवा में ऊपर उछलता है और फिर बस के पहिए के नीचे। बाबूजी दूर अपने घर की बालकनी पर खड़े होकर देख रहे हैं। लोगों की भीड़, शोर, पुलिस की सीटियां, सड़क पर खून ही खून। एक बूढ़ा बाप देख रहा है पुलिस वालों ने उसके जवान बेटे पर सफेद चादर ओढ़ दी। ड्राइवर दिन दहाड़े शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। लाल बत्ती भी फुर्ती से पार कर गया। उसने जानबूझकर चलती बस के आगे कूद कर आत्महत्या की होगी। फिर से सफेद चादर ओढ़ा दी गई। सफेद चादर ने उसकी जवान पत्नी और दोनों बच्चों को भी ढक दिया। चादर फैलती जा रही थी। कुछ नहीं दिखता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। सारे शहर की बत्तियां गुल हो गईं। सब जगह बस धुआं ही धुआं। उसकी सांस घुटने लगी। उसने घबराकर आंखें खोल दी। सांस धौंकनी की तरह चल रही थी। एयर कंडीशन्ड कमरे में पंखा चल रहा था। इसके बावजूद बदन पसीने से भीगा था। वह उठकर बैठ गई। बैठी रही। यह चेतना के गहरे गड्ढे में दफन किया हुआ सच सपने में कैसे उतर आया? पति दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, गाड़ी छोड़ने में देर हो रही है। उसने हाथ मुंह धोया, नीली जीन्स के ऊपर सफेद टी शर्ट पहन ली, बाल कसकर पोनीटेल में बांधे। उसके बेरंगत चेहरे को देखकर वह चौंके। लगा जैसे वह किसी शव यात्रा पर जाने के लिए तैयार होकर आई हो। तुम ठीक हो ना? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रख दिए। हिरन हिरन के ऊपर हिरन के ऊपर
सफेद चादर डाल देनी चाहिए थी। वह झुंझलाकर कुछ कहने ही वाले थे, पर उसका चेहरा देखकर चुप कर गए। अनिल प्रभा कुमार की कहानी सफेद चादर। नमस्कार।